नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 3, जिसमें हमने एक पार्ट पढ़ लिया था। और ये जो वीडियो हमारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के, ये आपको पता है कि जो मेरे साथी अध्यापकगण हैं जो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ साथ जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उनके लिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, ताकि कोई एनसीईआरटी का फैक्ट उनसे न छूटे। तो चलिए, तो हमने जो पीछे जो पढ़ा था पार्ट, उसमें हम पढ़ रहे थे ये जो आपके घटक हैं, भोजन के आपके घटक हैं। तो इसमें हमने पढ़ लिया था आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा वे उनके मेन स्रोत पढ़ लिए थे, किन किन चीज़ों से हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। और आपको एक बात जाननी ज़रूरी है और याद करनी ज़रूरी है कि इनको ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं। ये हमें ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। ध्रुवीय बालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। देखिए, जो ध्रुवीय बालू होता है ना, जो आपके ध्रुव, पृथ्वी के उत्तर ध्रुव में वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे ये जानवर पाया जाता है आपका ध्रुवीय बालू। इसकी जो त्वचा के नीचे मोटी लेयर हो जाती है वसा की, और जब सर्दियाँ पड़ती वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करता है, गहरी नींद में सो जाता है कई महीनों तक। और अब उसके शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी? तो ये जो त्वचा है, त्वचा के नीचे जो वसा जमी हुई है, उसका प्रयोग इसका शरीर करता है ऊर्जा लेने के लिए। अब प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे। आज 6 क्लास आप पढ़ रहे हैं, इसके बारे में मोटा मोटी आप सभी भोजन के घटकों के बारे में जानेंगे। जब आगे की क्लासेस आपकी आएंगी तब इनके बारे में डिटेल सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। प्रोटीन भी हमारे आहार एक महत्वपूर्ण भाग है, कि जो प्रोटीन है वो आपके आहार का, भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुग्ध उत्पाद, मतलब जो दूध से बनी चीज़ें हैं ना, वो और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत हैं, मतलब जो पादप स्रोत हैं प्रोटीन के, वो आपके हैं दालें, फलियां, मटर और मेवे हैं। आप डायग्राम में इनका चित्र भी देख सकते हैं। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत है। जंतु स्रोत जो हमें, वे स्रोत जो जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और वो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो उसमें है आपका दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस है। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। तो आपको बताया था जो वसा और कार्बोहाइड्रेट है वो हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन जो आपके प्रोटीन हैं वो आपके शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी? आपको इनके उपयोग आप जब प्रश्न उत्तर करेंगे, आपका टीचर आपको लिखवाएगा, तब आपके काम आएंगे, आप याद रखें। इसी कारण इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर वर्धक। और जो आपके कार्बोहाइड्रेट और वसा थे वो आपके क्या थे? एनर्जी गिविंग, ऊर्जा प्रदायी थे, वे ऊर्जा प्रदायी भोजन थे। ये आपके शरीर वर्धक हैं आपके प्रोटीन। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी प्रोटीन के बारे में। मेन बातें आप याद रखते चलिए। ये देखिए, जो राजमा है, अरहर दाल है, मूंग है, चना है, मटर है, सोयाबीन है, ये सारे आपके प्रोटीन के स्रोत हैं। मुर्गे का मांस, दूध, पनीर, अंडा, और ये आपके जंतु स्रोत हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। और ये स्रोत हमें जंतुओं से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। बढ़ते बच्चों को उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो बच्चे, मतलब कि खासकर आपकी एज के बच्चे हैं जो 18 साल से कम हैं, तो उनको प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए उन्हें उचित मात्रा में प्रोटीन मिलना आवश्यक है। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है? कि ऊपर जो दिए गए हैं इनमें से क्या आप कोई पदार्थ रोज़ खाते हैं? अगर नहीं खाते तो आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रोटीन आपकी विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्या आपने कभी छतरक मशरूम देखे हैं? ये वाले भी क्या हैं? इनको छतरक मशरूम बोलते हैं। ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। जो मशरूम है वो भी आपके प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है।
आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग, भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित 2 अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझें। इसने कहा कि आपको अपने खाने में किस चीज़ की सलाह दी जाती है कि फल खाइए, आप सलाद खाइए, ठीक है, मतलब कि जो चीज़ें पेड़ पौधे से प्राप्त होती है क्यों सलाह उनकी दी जाती है। आइए कुछ हम चीज़ देखते हैं। पुराने समय में लंबी लंबी यात्राओं के दौरान, जो पुराना समय था उसमें लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों से रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। कि जो मसूड़े हैं ना आपके, तो वहाँ नाविक क्या होते थे कि उनसे खून निकलने लगता था और सूजन भी आ जाती थी भी। 1746 में लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया था वे इस रोग से मुक्त हो गए। मतलब जिन लोगों ने नींबू और संतरे खाए थे ना पहले, उनको ये समस्या नहीं होती थी। मसूड़ों से रक्त आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग के लक्षण है। ये एक रोग होता है स्कर्वी, ठीक है। ये तो अगर जिनको ये प्रॉब्लम है बच्चों को, तो वो भी क्या कर सकते हैं, नींबू और आपके संतरों का सेवन कीजिए, उनसे इस समस्या से आपको राहत मिलेगी। अध्ययन 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ होगा भी? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि नींबू और संतरे से आपका स्कर्वी रोग ठीक हो गया, लेकिन नहीं। उस नींबू और संतरे में एक आपका खाद्य भोजन का घटक था जो है आपका विटामिन सी, खनिज जिसको बोलते हैं। विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायता करता है, ठीक है। विटामिन सी और भी आपके भोजन के घटक है, विटामिन आएंगे। अब आपका अध्ययन 2, 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय के क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानों इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के व्यापक लक्षण थे। मतलब कि ये जो आगे वाला भाग है ना यहाँ पे, तो गर्दन उनकी मोटी होती जाती है सूजन टाइप में भी। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया भी, ठीक है, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए थे। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंगा नामक रोग का लक्षण था। इस प्रकार का रोग ये था भी, ठीक। वो क्यों था? क्योंकि ये जो आपके मैदानी भाग है ना, तो यहाँ की जो मिट्टी है ना, तो उसमें क्या है, आयोडीन की कमी है। अब जो वहाँ फसल उगेगी तो मिट्टी से ही तो चीज़ें प्राप्त करेगी, जो पौधे हैं, तो वो भी उन जो फसल पैदा होती थी, उत्पादन होता था, तो उनमें भी आयोडीन नहीं होता था। और फिर उसको हम लोग खाते थे तो हमारे अंदर भी आयोडीन नहीं मिला, मतलब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो गई। और आयोडीन की कमी से आपका कौन सा रोग हुआ? घेंगा रोग। तो सरकार ने क्या किया कि अब क्या किया जाए, आयोडीन कैसे दिया जाए? तो उन्होंने एक चीज़ किया कि नमक में आयोडीन मिलाना स्टार्ट कर दिया। नमक दोनों टाइम खाते हैं, सलाद कभी फलों के साथ, कभी सब्जी में, कभी रोटियों में भी, तो उन्होंने आयोडीन नमक मिलाना स्टार्ट किया। इस प्रकार से शरीर में आयोडीन की पूर्ति हुई और जो घेंगा रोग की जो बीमारी थी वो धीरे धीरे कम हो गई। अध्ययन 2 से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आपने समाचार पत्रों और विज्ञापन द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में आपने सुना होगा कि नमक में आयोडीन है, इसमें आयोडीन है होगा, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। इसका अर्थ है वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण पाए जाते हैं, ठीक है। लवण मतलब उसके कण पाए जाते हैं। क्लियर हुआ कि आयोडीन युक्त नमक और कुछ ज़्यादा इसमें खास बात नहीं है, बस उसमें क्या है, आयोडीन की मात्रा है। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है भी। जो नमक की खेती है ना, अब सोचेंगे नमक का पौधा थोड़ी होता है। जब गर्मियों में समुद्र का पानी सूख जाता है तो जो नमक है वो तो वही रह जाता है, पानी ही भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक वही रह जाता है। तो ये जो अगरिया नामक जनजाति है ना, ये कच्छ के छोटे रण और गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। क्लियर बात ये आपको?
हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, दो हमने पढ़ लिए। विटामिन सी आपने पढ़ लिया कि जो विटामिन सी है वो आपको स्कर्वी रोग से बचाता है, और जो आपका ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, आयोडीन। आयोडीन आपको घेंगा रोग से बचाता है। विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों और कार्यों का पता लगाने के लिए आप 3.5 में दिए गए एक चार्ट का अध्ययन करें। विटामिन एवं खनिज के और अन्य स्रोतों का पता लगाइए, साथ ही खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझें। अपने पड़ोस में जाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते। मतलब आपको एक आगे टेबल दी गई है, तो उसमें आपको देखना कौन से लक्षण आपके आसपास, परिवार में, क्लास में किसी को वो लक्षण दिखाई देते हैं या फिर नहीं देते। विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार की एक जांच परियोजना की जा सकती है शिक्षक के मार्गदर्शन में, कि आप पूरे मोहल्ले में या फिर आपके पूरे परिवार में सभी के पूछें कि आपको ये चीज़ कोई लक्षण हो तो आप उनसे बात करें। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ सहसंबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचानिए। फिर आपको उसके खाने को देखना कि किस किस प्रकार का खाना खा रहा है, कि मान लीजिए उसमें प्रोटीन की कमी के कारण कोई रोग है, विटामिन ए की कमी के कोई रोग है, तो आप उसके खाने को चेक करिए, क्या उसके खाने में उसको विटामिन ए मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, तो आपको पता लग जाएगा हाँ इसकी इसमें कमी है। देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। फिर उसको बताइए कि आप ये खाना छोड़िए और इस चीज़ को शुरू कीजिए, तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई रोग है, विटामिन बी की कमी से है, तो आपने उसका भोजन चेक किया। भोजन चेक करने के बाद आपने देखा कि अरे ये तो विटामिन बी का कोई स्रोत खा ही नहीं रहा, तो आप उसे क्या कहेंगे कि आप इसको, इस चीज़ को खाना स्टार्ट कीजिए जिसमें विटामिन बी हो। ये चीज़ आपको क्लियर हुई यहाँ से। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के, डॉक्टर से भी कहिए कि डॉक्टर से भी आप बात कीजिए भी। अब ये कुछ रोग हैं, जैसे विटामिन ए है भी। विटामिन ए का कार्य क्या है, आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है विटामिन ए। ठीक है, अगर आपकी त्वचा में थोड़ी बहुत खुश्की है तो विटामिन ए से जो स्रोत है वो आपको खाने पड़ेंगे। स्रोत क्या, पपीता, गाजर, आम और दूध से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। अभावजन्य रोग या विकार, मतलब इसकी कमी से क्या समस्या हो सकती है आपको, वह दृष्टि का हवास या स्थिति, मतलब आपकी आंखों की नज़र कमज़ोर होना, ये इसका रोग हो सकता है। उसके लक्षण क्या होंगे कि जो आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे ये रोग हो रहा है। इसको दुर्बल दृष्टि, आपको कम दिखाई देगा, अंधेरे में कम दिखाई देना, उसको रतौंधी रोग भी बोलते हैं, जिसमें रात को कम दिखाई देने लगे ना आपको बाकी मनुष्य से। वैसे तो रात में सभी को ही कम दिखाई देता है, लेकिन एवरेज मात्रा में अगर आपको कम दिखाई दे बाकी मनुष्यों से, तो इसका मतलब आपको रतौंधी रोग है। कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाना, और कभी कभी तो रात में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ये आपका रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। विटामिन बी1, इनके भी टाइप है। ये क्या करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है भी, और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। अब ये कहाँ से मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे फलियाँ, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थों में आपको ये बनेंगे। और इससे जो विटामिन बी1 से जो कमी होने से शरीर में जो रोग होता है, उस रोग का नाम है बेरी। और इसके जो लक्षण हैं, सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी। अगर किसी को ये लक्षण है तो आप चेक करना क्या वो विटामिन बी1 वाले प्रोडक्ट उसे वो ले रहा है या फिर नहीं ले रहा। अगले चलें, विटामिन ए से कौन सा, आपको आँखों के रोग आपको बताए थे, रतौंधी रोग। बी1 से बेरी। विटामिन सी से आपको बता दिया कि स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना और घाव बढ़ने में अधिक समय लगना। और इस विटामिन सी के जो आपके स्रोत हैं शरीर को, आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा और नींबू, ये आपके रोग हैं। फिर हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी अस्थि मतलब हड्डी और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, क्योंकि इन चीज़ों को कैल्शियम चाहिए। और कैल्शियम आपके शरीर में कौन खींचेगा, तो वो खींचेगा आपका विटामिन डी। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हो, सूर्य के प्रकाश से, दूध, मक्खन, मछली और अंडा से ये हमें प्राप्त होगा।
और इससे कौन सा रोग होता है विटामिन की कमी से? रिकेट्स रोग इससे होता है। और इसके क्या लक्षण है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी से कौन सा? रिकेट्स रोग। फिर कैल्शियम हमारी अस्थि और दांतों को स्वस्थ रखता है। इसके स्रोत दूध, सोया दूध, दही, पनीर आदि इसके स्रोत हैं। अस्थि और दंतक्षय इसके रोग हो सकते हैं। ये दंतक्षय भी क्या है? दंतक्षय रोग है कैल्शियम की कमी से। दुर्बल अस्थियां और दंतक्षय मतलब दांतों का गिरना भी। आयोडीन आपका हो गया शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक। आयोडीन युक्त नमक सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल से आपको आयोडीन प्राप्त होता है। घेंगा रोग हो सकता है गर्दन के अग्रभाग में सूजन, जैसा कि आपको दिखाया गया था, वो आपका ये आयोडीन युक्त नमक खाने से आपका ठीक हो जाता है। तो ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा होता है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि इस चीज़ से कमी होने वाला रोग क्या होता है, या फिर ये जो आपका लवण है किसी प्रकार का, जैसे विटामिन B1 है, विटामिन C है, ये आपको किस प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। फिर आपका आयरन रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार से मिलता है। खून की कमी, अगर इसमें कमी है आयरन से तो आपको खून की कमी हो जाएगी, जिसको एनीमिया या रक्त अल्पता बोलते हैं। दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई आपको हो सकती है अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो। ये आपके हैं भी ऊपर लक्षण आपको बता दिया। आपने ऊपर डायग्राम से सीखा कि विटामिन A, B1, C और D से और खनिज कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटकों के दो समूह हैं भी। ठीक है, ये भी क्या है? दो समूह हैं आपके विटामिन, अलग अलग प्रकार के विटामिन, और खनिज कैल्शियम और आयोडीन, आयरन। ठीक है, तो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? कि रोग हो गया तो हमें ठीक कैसे करना है भी। तो ये डायग्राम विटामिन A के कुछ स्रोत आप देख लेंगे, विटामिन B1 के कुछ स्रोत आप देख लेंगे। डायग्राम ही तो सिंपल, और इनके साथ साथ नाम भी C के और विटामिन D के। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, पोषक तत्व किन्हें कहते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो शरीर को विकास में व मरम्मत करने में, मान लो हमारी मांसपेशियाँ टूट रही, शरीर में कोशिकाएं टूट रही है, उनकी मरम्मत करते हैं, रोगों की से रक्षा और रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं, और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारी सहायता करते हैं हमारे शरीर की। तो वे सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं। तो पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो ये आपके पोषक तत्व हैं। तो जिसमें से आपने कार्बोहाइड्रेट और जो वसा थे आपके दो, ये आपके ऊर्जा प्रदायी खाद्य पदार्थ थे, और प्रोटीन और विटामिन जो शरीर की विकास करते हैं, उसमें हमारी शरीर के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। विटामिन और खनिज को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। आपको ये बात क्लियर हुई? इसको क्या कहा जाता है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी है। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर है। यद्यपि फिर भी विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा विटामिनों की आवश्यकता होती है, कम ही मात्रा में आपको विटामिनों की आवश्यकता होती है। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आपने कभी देखा कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देती? उसने कहा एक तो कच्ची सब्जी खाते हैं आप, और एक पकी हुई सब्जियां खाते हैं। तो कई बार क्या होता, सब्जी बनने के आप देखना कि पहले रंग कैसा था उनका, और सब्जी बनने के बाद उनका रंग कैसे हुआ भी। ठीक है, बदल दिया, नरम और कम कुरकुरी हो जाती है। जैसे आप कोई चीज़ बना रहे हैं सब्जी, तो आपको पता है कि सब्जी बनने के बाद नरम और कम कुरकुरी हो जाती है। खाना पकाते समय उस ताप के कारण में से विटामिन C जैसे पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम गर्म करते हैं ना
खाना बनाने के लिए तो गर्म तो करना पड़ेगा। जब उनका तापमान बढ़ता है तो उनमें से विटामिन सी जैसे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्या हमारे आहार में फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? तो अभी आपसे पहले क्वेश्चन यही पूछा था, क्या हमें कच्चे फल और ये वगैरह खाने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल खाने चाहिए, क्योंकि विटामिन हमें इनसे प्राप्त होंगे। क्योंकि सब्जियों में हम खा रहे होंगे, ज़रूर सब्जी खा रहे हैं उसी चीज़ की। आपकी ये गाजर है, मूली है, जो सलाद में आप खाते हैं, सब्जियों में खाते हैं इनकी, लेकिन सब्जियों में इनमें से विटामिन ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं तापमान बढ़ने के कारण। इसलिए हमें इनको विटामिन प्राप्त करने के लिए कच्चा खाना ज़रूरी है सलाद के रूप में। कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं, फिर भी उपयोग से पहले सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक। उसने कहा कि अगर हम धोते हैं ना तो भी इनमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या है कि उनको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? नहीं। नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। सभी आपको पौधों और जानवरों से नहीं प्राप्त होते। उनमें से एक उदाहरण दे दिया आपको नमक का, कि नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है। साथ ही जैसे विटामिन डी है वो हमें सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन डी सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। फल और साग आहारीय रेशे से भरपूर होते हैं। देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। आहारीय रेशे एक नया वर्ड आया है, आपने नहीं सुना होगा। आहारीय रेशे क्या होते हैं? आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशे और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे, जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे शरीर आहार का एक आवश्यक घटक है। ये है, इनको रुक्षांश कहा जाता है और आहारीय रेशे भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? फिर भी आहार का एक आवश्यक घटक है, हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल को सुचारू रूप से सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत। ये कहता है कि जो ये आपके रेशेदार रेशे है ना, तो आहारीय रेशे, सॉरी रेशेदार रेशे कह रहा हूँ मैं, आहारीय रेशे हैं या जिन्हें रुक्षांश कहा जाता है, कि ये क्या हमारे शरीर को मल त्याग करने में हमारी सहायता करते हैं, ताकि हमारा शरीर अच्छे से मल त्याग करे। उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर मल त्याग नहीं होगा ना तो भी आप बहुत सारे बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती थी। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशे युक्त भोजन खाने की सलाह क्यों दी थी। तो मल त्याग अगर नहीं हो रहा तो रेशे युक्त भोजन खाना है। और उस खाने में कौन से हैं वो रेशे युक्त भोजन? वो हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। तो ये चीज़ें आप खा सकते हैं यदि आपको भी मल त्यागने में प्रॉब्लम हो रही है तो। वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? उनमें से कुछ की एक सूची बनाइए भी। अब देखिए कौन से जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है। जैसे आप फल फ्रूट खाते हैं, जूस पीते हैं, वो तो जल ही तो है। एक डायरेक्ट हम पीते हैं, जैसे आपने तरबूज खाया, तरबूज में जल ही तो है, और क्या है। तो इस प्रकार के आपको 2-4 के उदाहरण लिखने हैं। जहाँ तक संभव स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ और पौधों से मिलने वाला खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह के लिए भी अच्छा। उसने कहा कि हमें जो प्राकृतिक रूप से चीज़ें प्राप्त होती है, स्थानीय क्षेत्र में जो होता है उसी पर हमें निर्भर रहना चाहिए, उसी को हमें ज़्यादा खाना चाहिए। स्थानीय तौर पर मतलब आप यहाँ रह रहे हैं, राजस्थान में रहे तो राजस्थान में जो फल फ्रूट होते हैं ना वो खाइए, ठीक है। आराम से जो उपलब्ध हो सकते हैं उन चीज़ों को खाइए। ये हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह के लिए भी अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता। जल क्या करता? हमने भोजन तो खा लिया, लेकिन उसमें से पोषक तत्व तो निकालने पड़ेंगे, तो उसमें जल क्या है? हमारे शरीर की सहायता करता है। आपने कोई चीज़ खा ली जिसमें क्या थे? पोषक तत्व था, विटामिन ए था, अब इसको निकालना तो पड़ेगा भोजन से, तो जल क्या है कि इसमें से निकालने के लिए सहायता करता है।
यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता। अपशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ जो हमारे काम के नहीं हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। तो ये बात सबको पता, आपको बचपन से ही बताई जाती है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए भी। ये कोलुथुर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की थी भी, पोषण अनुसंधान की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का मतलब 500 से अधिक प्रकार के अलग अलग प्रकार के खाने पीने की चीज़ ली और उन्होंने विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में विपुक्त आहार की संस्तुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर विचार किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिन्होंने प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों को व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई कि इस भोजन में इस चीज़ की कमी है, इस भोजन में इसकी कमी है। इसके परिणाम 2002 के मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कहा जाता है जिसको भी, ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति मध्याह्न शक्ति निर्माण योजना। इस योजना की वजह से भारत के सरकारी और आपको बताया कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील भोजन करवाया जाता है। तो ये इन्हीं की देन थी। इन्होंने बताया इस प्रकार की कमी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्यों न हम सरकार अगर बच्चों को देंगे, बच्चे ही तो आगे नागरिक बनेंगे। तो वो वहाँ पे जो भोजन मिलता है ना, उन्होंने स्थानीय तौर पर निरीक्षण किया कि किस चीज़ की कमी है। तो जिस चीज़ की कमी होती है उसी के अनुसार स्कूलों में भोजन दिया जाता है, मध्याह्न भोजन जो आपका दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का बेहतर बनाने में भूमिका निभाई है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मध्याह्न जो भोजन है वो किस काम आता है और मेन लॉजिक आपने समझ में आया होगा। अब तक तो आपने अलग अलग उसके कारण पढ़े होंगे, लेकिन ये एक प्रमुख कारण है और जो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि इस भोजन में ये चीज़ है या फिर नहीं। ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।